केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कर चुके थे। तो दूसरा चैप्टर जो है परमाणु और अणु, उसका सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं परमाणु और अणु। हम अपने चारों ओर पदार्थ देखते हैं। अपने चारों ओर पदार्थ देखते हैं। वास्तव में वे पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु और अणुओं का ढेर है। भिन्न भिन्न परमाणु और अणुओं का ढेर है। परमाणु जो है ना, परमाणु तथा अणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, ठीक ना। सभी पदार्थ जो है, सभी पदार्थ के गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग जो है परमाणु और अणुओं की मिलाकर बना हुआ होता है। पदार्थ का गुण उनके परमाणु तथा अणु पर निर्भर करता है, जिससे मिलकर जो मतलब बनते हैं। परमाणु और अणु के बारे में समझ विकसित करने वाले रासायनिक सहयोग के नियम अगर बोला जाए, रासायनिक सहयोग के नियम से को जान लेना आवश्यक होता है। रासायनिक सहयोग के 3 नियम है, ठीक ना। पहला नियम है कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। आइए हम लोग देखते हैं पहले द्रव्यमान का संरक्षण नियम। द्रव्यमान का संरक्षण नियम जो है, द्रव्यमान का संरक्षण का प्रतिपादन रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने, ठीक ना। और कब कहते थे? 1774 में किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था लेवोजियर, जो रसायन शास्त्र का पिता हैं, और इन्होंने दिए थे 1774 में। फिर द्रव्यमान संरक्षण नियम को निम्न तरह से व्यक्त किया जाता है, जिसे द्रव पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, या रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि द्रव पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, गर्म कर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाए, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा का 100 ग्राम होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे कि CaCO3 चूना पत्थर 100 ग्राम है, और उसको अगर गर्म करते हैं तो CaCO3 CaO प्लस CO2 यानी कि कोक और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो मिलेगा तो वो भी कितना होगा? 100 ग्राम होगा, ठीक। आइए दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जो है ना प्राउस्ट दिया था। और कब दिया था? 1779 में दिया था। 1779 में दिया था। फिर स्थिर अनुपात के नियम को निम्न तरीका से व्यक्त किया जाता है। कैसे? रासायनिक यौगिक सदैव समान तत्वों से मिलकर बना होता है, जो कि उसके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए। जैसे जल को किसी भी स्रोत से किसी भी विधि से बनाया जाए, उससे हमेशा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात 1:2 में उपस्थित होंगे, तथा भार के विचार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर बोला जाए तो 1:8 होता है। भार के विचार में 1:8 होता है 8, और ऐसे जो है ऑक्सीजन का अनुपात और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2 होता है। तीसरा जो नियम है वो गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का क्या नियम है? तो गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जो किया था जॉन डाल्टन 1804 में। जॉन डाल्टन 1804 में किया। और गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जब दो तत्वों का संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, इनमें एक तत्व भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्वों के निश्चित भार के संयोग से करते हैं, परस्पर
सरल अनुपात में होते हैं, ठीक ना। अब देखिए गुणित अनुपात का उदाहरण में कुछ है, जिसे कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया जो कर क्या बनाता है, तो CO और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें तत्वों के भार का अनुपात अगर बोला जाए तो जैसे यौगिक हो गया, यौगिक क्या हो गया, CO2 और CO, ये क्या है, यौगिक है। और कार्बन का भार जो होगा CO2 का तो 12 होगा, कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का भार 36। फिर CO का अगर बोला जाए तो इसका भी होगा 12 और ऑक्सीजन का भार होगा 16, ठीक ना। उपरोक्त उदाहरण में CO में 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से तथा CO2 में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के भारों का अनुपात जो कार्बन के निश्चित भार 12 ग्राम से अभिक्रिया करता है तो 16:32 अर्थात 1:2 जो है सरल अनुपात में होता है। फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है ना, इसका प्रतिपादन 1772 में हुआ था और रीचर किया था। रीचर व्युत्क्रम अनुपात का नियम 1792 ईस्वी में हुआ था और रीचर किया था। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के भार जो किसी भी भिन्न तत्व के एक निश्चित भार में संयोग करते हैं, परस्पर संयोग अवस्था में हो तो वही रहते हैं। इन्हें पूर्व भारों के सरल गुणन के संबंध में होता है। सभी रासायनिक संयोग के नियम इस बात की व्याख्या करती है कि सभी द्रव जो है तत्व सूक्ष्म कणों का बनना होना चाहिए। इसे सूक्ष्म इकाई को ही परमाणु कहते हैं। सूक्ष्म इकाई को ही परमाणु कहते हैं। अब ये जॉन डाल्टन जो था, जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियम के परिमाणित करने हेतु द्रव के परमाणु सिद्धांत दिया था। द्रव के परमाणु सिद्धांत दिया। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है, डाल्टन 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया जो कि निम्न था। एक नंबर में है, संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिसे परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम कण परमाणु से विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा में है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो निर्माण संभव है और ना ही परमाणु का नष्ट होना। फिर तीसरा में है कि किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान आकार रासायनिक गुणों में एक समान होता है। चौथा में है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होता है परंतु उसके अनेक प्रकार के होते हैं। जिसके तत्व उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जितने तत्व उतने ही प्रकार के उसके परमाणु होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर संयोग होकर यौगिक का निर्माण होता है। और छठा में है कि यह एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व परमाणु के साथ दूसरे परमाणु के एक से अधिक अनुपात में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रसायन शास्त्र के विकास में गति प्रदान किया। इसी सिद्धांत के आधार पर पहली बार रासायनिक संयोग नियमों की तर्कशक्ति व्याख्या हो पाई। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कुछ इस बातों पर चलकर गलत साबित हो गया कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में कमियां उपचार हुई। फिर क्या हुआ कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष जो निकला, परमाणु अविभाज्य निकला। फिर परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए जो है डाल्टन जो दिया था परमाणु अविभाज्य है वो गलत निकला। फिर दूसरा में क्या हुआ कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं परंतु समस्थानिक के
संदर्भ में एक ही परमाणु के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, ठीक ना। ये भी गलत हो गया इसका स्टेटमेंट। फिर है तीसरा का बोला था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, परंतु उसके समस्थानिक संभारिक तत्व जो है, समभारिक तत्व को द्रव्यमान समान आते हैं। फिर जो चौथा जो था डाल्टन का सिद्धांत दिया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपरूचता है, अपरूचता की व्याख्या नहीं कर पाता है, अपरूचता की व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु और एटम जो है, परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम गोलीय कण है, ठीक ना, ठीक है। इसके बाद किसी एक तत्व के सभी परमाणु के समान होते हैं, किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, परंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु किसी एक तत्व के परमाणु अगर बोला जाए तो समान होते हैं। किसी तत्व का सभी परमाणु तत्वों के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु का औसत व्यास अगर बोला जाए तो 10⁻10 होता है, 15 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा, 10⁻10 होता है। परमाणु का औसत व्यास 10⁻10 होता है, ठीक ना। सभी तत्वों का परमाणु एक आकार नहीं होती है, तत्वों में हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है। कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में इस प्रकार है। नैनोमीटर में जिसे बोलेगा कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितना होगा नैनोमीटर में, तो 0.037 नैनोमीटर। ऑक्सीजन क्या होगा 0.73 नैनोमीटर। नाइट्रोजन क्या होगा 0.74 नैनोमीटर। कार्बन का 0.77 नैनोमीटर। क्लोरीन का 0.99 नैनोमीटर। सल्फर का 0.104 नैनोमीटर। आयरन का हो जाएगा, आयरन का 0.126 नैनोमीटर। कॉपर का 0.128 नैनोमीटर। सोना का 0.144 नैनोमीटर। मैग्नीशियम का 0.160 नैनोमीटर। सोडियम का 0.191 नैनोमीटर। कैल्शियम का 0.197 नैनोमीटर। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु अणु या आयन के बने होते हैं। परमाणु जो है अणु या आयन के बने होते हैं, फिर वे अस्थायी हो पाते हैं। अणु या आयन के बने होते हैं तब वो अस्थायी हो पाते हैं। तत्वों का प्रतीक और संकेत जो है, तत्वों का प्रतीक और संकेत यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट जानेंगे प्रतीक संकेत के बारे में। तो किसी तत्व का प्रतीक या संकेत तत्व के पूर्ण नाम एक संक्षिप्त रूप है। किसी तत्व के संकेत निम्न बातों पर जानकारी मिलता है, जैसे कि यह किसी विशेष तत्व को प्रदर्शित करता है, फिर तत्व के परमाणु को व्यक्त करता है, और यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने तत्वों को प्रदर्शित करते हुए संकेतों का प्रयोग किया। डाल्टन का प्रतीक तत्व के साथ तत्वों के एक परमाणु को प्रदर्शित करना था। फिर जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया तत्वों का प्रतीक जो है इस प्रकार है। किस प्रकार है? जैसे हाइड्रोजन जो दिया था ना, हाइड्रोजन को दिया था वो गोल कर कैसे बूंदा, तो बूंदा हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। फिर कार्बन का मतलब हुआ कि पूरा इसे ब्लैक घेरल है, पूरा ब्लैक है, तो कार्बन हो गया। ऑक्सीजन का खाली डब्बा बना दिया। फास्फोरस को क्या किया, डब्बा बना के और इसे एरो कर दिया, ठीक ना, इसे एरो कर दिया फास्फोरस। और सल्फर जो है प्लस का चिन्ह कर दिया डब्बा बना के, और प्लेटिनम जो है पी लिख दिया भीतर, यानी डब्बा बना के पी लिख दिया। आयरन को आई लिख दिया, कॉपर को सी लिख दिया, सिल्वर को फिर एस लिख दिया डब्बा में, और गोल्ड को जो है जी लिख करके और ऐसे घड़ी के टाइप में बीच में कर दिया। फिर लेड जो है लेड को गोल करके एल कर दिया, ठीक ना। मरकरी जो है मरकरी में सिर्फ मतलब वॉच टाइप का बना दिया, ठीक ना। डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल
असुविधाजनक। इसके बाद बेल्जियम के सुझाव देखिए, डॉल्टन का जो सिद्धांत रहा उसके बाद जो कौन आया, बेल्जियम आया। बेल्जियम सुझाव दिया कि तत्व के नाम पहला अक्षर उसके संकेतों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बेल्जियम के सुझाव के बाद जो है वर्तमान तथा आधुनिक प्रतीक का विकास हुआ। फिर हुआ, अब देखिए क्या हुआ, जिसे कि बेल्जियम का नाम हुआ कि भाई जो तत्व है उसका पहले प्रतीक होगा, ठीक ना। तो देखिए, तत्वों का आधुनिक प्रतीक निम्नलिखित नियमों पर तय किया गया। जैसे कि तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाएगा। तो अंग्रेजी का पहला, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका पहला अक्षर H होगा, कार्बन है उसका पहला अक्षर C होगा, फास्फोरस है उसका पहला अक्षर P होगा। फिर क्या हुआ, आगे चल करके जब दो या दो से अधिक तत्व का नाम अक्षर जो है अक्षर एक ही हो गया, ऐसी स्थिति में तत्व का नाम जो है प्रथम अक्षर और उसके बाद वाले अन्य अक्षर का प्रधान अक्षर मतलब मिला दिया गया। यानी कि सीधा बात है कि यानी कि सिंपल जब रहा था तो जैसे कि पहला अक्षर जैसे ये अब सेमे नाम का दो गो मिल गया, सल्फर और सिलिकॉन, तो अब क्या करेगा, तो किया का के उसका बाद वाला अक्षर एक लिखा है। जैसे कि बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का BA हो गया, B और बेरिलियम B और A, यानी उसके बाद वाला अक्षर ले लिया। फिर सिलिकॉन तो SI ले लिया, ब्रोमीन जो है तो BR ले लिया। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि कुछ तत्वों के प्रतीक उसके लैटिन नाम पर भी, लैटिन नाम के आधार पर किया गया। जैसे सोडियम के Na हो गया, सोडियम के Na हो गया। कॉपर को Cu को लिख दिया, आयरन को Fe लिख दिया, ठीक ना। तीन प्रकार से मतलब बांटा था। फिर आइए अणु में, अणु क्या है, अणु यानी मोलिकुलर्स। देखिए एक अणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो कि मुक्त अवस्था में रहता है। अणु उसे कहते हैं, उसी को अणु कहते हैं। अणु का निर्माण जो है दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से होता है। अणु का निर्माण जो है दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से होता है। सर्वप्रथम एवोगाड्रो के यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। देखिए एवोगाड्रो के यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब देखिए कि अणुओं का निर्माण जो है समान तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के संयोग से होता है। अणुओं में उपस्थित परमाणु जो है एक मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इस बंध को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणुओं के दो प्रकार में बांटा गया है, तत्व के अणु, यौगिक के अणु, और तत्वों के अणु के परमाणु होते हैं। जबकि यौगिक के अणु एक दूसरे के एक दूसरे के परमाणु में उपस्थित होते रहते हैं। जिससे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन का H2, फिर अमोनिया हो गया, अमोनिया का NH3, सल्फर हो गया S8 और जल हो गया H2O। जब देखिए फिर है कि किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है क्या कहलाता है, परमाणुकता कहलाता है, ठीक ना। और परमाणुकता के आधार पर अणु निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एकल परमाणुकता, द्वितीय परमाणुकता, फिर त्रिम परमाणुकता, चतुर्थ परमाणुकता और बहु परमाणुकता। देखिए एकल परमाणुकता में जो है तो वे अणु जो सिर्फ एक परमाणु बनाते हैं उसे एकल परमाणुकता कहते हैं। सभी उदाहरण में जैसे हो गया सभी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस सब एकल परमाणुकता बनाते हैं। वैसे तत्व जैसे आयरन हो गया, कॉपर सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो है एक कर्मणीय से एक, देखिए एक एकल परमाणिक में आता है, यानी टोटल अक्रिय गैस, बस इतने जानना है, ठीक ना। द्वि परमाणुकता में आता है क्या कि दो परमाणुओं से बने, दो परमाणु से बनेगा तो द्वि परमाणुकता, जैसे कि हाइड्रोजन तो H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हेलोजन, द्वि परमाणुकता हो गया ये सब, ठीक ना। फिर त्रिपरमाणुकता क्या है, तो तीन बंधनों से बने को त्रिपरमाणुकता कहते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, जल H2O, तीन गो है, जल हो गया O3, ठीक ना, O3 ओजोन O3 तीन गो हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड
तो CO2 ये भी 3 को हो गया। ये सब क्या है, तो त्रिपरमाणुकता है। चतुर्थ परमाणुकता में है कि 4 को परमाणु होगा, जैसे कि फास्फोरस तो P4 4 परमाणुकता हो गया। अमोनिया NH3 चतुर्थ परमाणुकता हो गया। फिर बहुपरमाणुकता अगर बोला जाए तो बहुपरमाणुकता में 4 से अधिक परमाणु के बहुपरमाणुकता कहते हैं, जैसे कि सल्फर S8, मीथेन CH4, ये सब क्या आएगा, बहुपरमाणुकता आ गया। अणुओं के बीच अंतर, ठीक ना, अणुओं के बीच अंतर। परमाणु तत्व सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है, जबकि अणु पदार्थ यौगिक के सूक्ष्मतम कण है और यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। फिर लगभग सभी तत्व के परमाणु गोलीय आकृति होती है, जबकि अणु की आकृति जो है भिन्न भिन्न होता है। परमाणु गोलीय होता है, अणु भिन्न भिन्न होता है। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जबकि अणु जो है कम क्रियाशील होता है। परमाणु में कोई बंधन नहीं होती है, जबकि अणुओं में बोला जाए तो अणुओं में रासायनिक बंधन से जुड़ा रहता है, अणु जो है रासायनिक बंधन से जुड़ा रहता है। फिर परमाणुओं के विभाजन अन्य परमाणु से नहीं हो पाता है, जबकि अणुओं का विभाजन जो अन्य परमाणु से हो पाता है। आयन की अगर बात करें हम आयन की, तो आयन जो है प्रत्येक परमाणु के धन आवेश प्रोटॉन तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि जिसके कारण जो है परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अगर बात किया जाए कि अगर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकाल दिया जाए अथवा जोड़ दिया जाए तो परमाणु आवेशित हो जाते हैं। आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं, ठीक ना। आयन का निर्माण तब होता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करे। आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की भूमिका है, प्रोटॉन की नहीं। आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन, ठीक ना। धन आयन और ऋण आयन। धन आयन जो है, देखिए धन आयन क्या है। धन आयन का निर्माण तब होता है जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धातु तत्व आयन का निर्माण करे। धन आयन परमाणु इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है। परमाणु और आयन में देखिए क्या है। जब परमाणु और आयन हम लोग समझते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तो पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, यानी मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है। एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है, ठीक ना। ऋण आवेश इसी तरह है कि ऋण आवेश का निर्माण जो है परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होता है, ग्रहण करता है, और अधातुओं द्वारा ऋण आयन का निर्माण होता है। उदाहरण में देखिए इसमें क्या है कि क्लोरीन जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका माइनस में होगा, ठीक ना। ग्रहण करेगा तो माइनस में होगा, त्याग करेगा तो प्लस में होगा। देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 2 परमाणु ग्रहण करेगा तो O-2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन पर 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन पर 3 माइनस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है और परमाणु के द्वारा 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण संभव होता है। परमाणु की संख्या के आधार पर आयन जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, सरल आयन और संयुक्त आयन। देखिए सरल आयन जो है वे आयन जो परमाणु से बने होते हैं उनके एक परमाणु के या सरल आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप मान लीजिए सोडियम पर +1 होता है और क्लोरीन पर -1 होता है। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है एल्युमिनियम आयन
पर प्लस 3 होता है, ठीक ना। तो संयुक्त आयन जो है, संयुक्त आयन वैसे आयन है जो कोई परमाणुओं के समूह से मिलकर बनता है। परमाणुओं के समूह से मिलकर बनता है, उसे बहुपरमाणु भी कहते हैं, बहुपरमाणु भी कहते हैं। उदाहरण इसमें ले लीजिए सल्फेट। सल्फेट जो है SO4 होता है, ठीक ना। सल्फेट SO4 होता है, SO4 होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट फास्फेट और PO4 डबल माइनस होता है, ठीक, और PO4 3 माइनस। संयोजकता की अगर बात किया जाए, संयोजकता की, तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु आयन तत्व के परमाणु से किस प्रकार प्रतिक्रिया करके जानकारी तत्व की संयोजकता प्राप्त होती है। तो देखिए कैसे प्राप्त होती है। प्रारंभ में विभिन्न तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तथा हाइड्रोजन की संयोजकता एक मान लिया जाता है। वर्तमान में तत्व की संयोजकता तत्वों के परमाणु के ब्राह कक्षा के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्राह कक्षा में, जैसे कि लिथियम हो गया, देखिए लिथियम का एक, सोडियम का भी देखिए याद करना है, इसको संयोजकता याद करना है। लिथियम का एक, सोडियम का भी एक, पोटासियम का एक, सिल्वर का एक, ठीक ना, सिल्वर का एक, इसके बाद हाइड्रोजन का एक, फ्लोरीन का एक, क्लोरीन का एक, ब्रोमीन का एक, आयोडीन का एक, ठीक। अब देखिए फिर से लिथियम का एक, सोडियम का एक, पोटासियम का एक, सिल्वर का एक, हाइड्रोजन का एक, फ्लोरीन का एक, क्लोरीन का एक, ब्रोमीन का एक, आयोडीन का एक। अब देखिए मैग्नीशियम का 2 है, कैल्शियम का भी 2 है, जिंक का 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2, ठीक ना, सल्फर हो गया 2, और एल्युमिनियम जो आप देखिए एल्युमिनियम 3, नाइट्रोजन 3 और फास्फोरस भी 3, फास्फोरस 3, ठीक ना। कार्बन देखिए, कार्बन जो हो जाएगा ना 4, नाइट्रोजन 3 होगा, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3। देखिए कुछ तत्व की संयोजकता 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक हो जाए, जैसे पारा का होता है 1 और 2, पारा का होगा 1 और 2, फिर कार्बन का भी 1 और 2 होगा, सल्फर का 2, 4, 6 होगा, फास्फोरस का 3, 5 होगा, आयरन का 2, 3 होगा, सोना का 1, 3 होगा, नाइट्रोजन का 3, 5 होगा। जो तत्व 1 से अधिक संयोजकता का प्रदर्शित करते हैं, उस तत्व के निरंतर संयोजकता को दर्शाने हेतु तत्व के नाम अंत में अस, देखिए अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो जिसके नाम में अस लगा रहेगा, अस, ठीक ना, अस, तो उसको हम जो है ना पहले दर्शाएंगे, ठीक ना, पहले दर्शाएंगे। जिसमें इक लगा रहेगा उसको बाद में दर्शाएंगे। जैसे कि देखिए नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड जो है नाइट्रेट, नाइट्रेट, तो संयुक्त आयन उदाहरण जैसे फेरस हो गया, फेरस की संयोजकता -2 होती है, तो फेरस की संयोजकता 3 होती है। संयुक्त आयन कॉम्प्लेक्स की संयोजकता जैसे देखना है नाइट्रस का, तो नाइट्रस का -1 होगा, नाइट्रेट का -1 होगा, हाइड्रो ऑक्साइड का -1 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1 होगा, सल्फाइड का -2 होगा, और सल्फेट का -2 होगा, कार्बोनेट का -2 होगा, और सल्फेट का भी फिर -3 भी हो सकता है। संयोजकता वाले तत्व को एक बंधक, संयोजकता वाले तत्व को द्विबंधक, या संयोजकता वाले तत्व को त्रिबंधक, संयोजकता वाले तत्व को चतुर्बंधक कहते हैं। रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो रसायन शास्त्र में संयोजक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी रासायनिक सूत्र या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। यौगिक के रासायनिक सूत्र को अनुसूत्र कहते हैं। किसी भी रासायनिक सूत्र निम्न तरह से लिखा जाता है। सर्वप्रथम तत्व के प्रतीक को
लिखते जिनके यौगिक का निर्माण हुआ है, इसके बाद में तत्वों के प्रतीक के नीचे उसका संयोजकता अंकित किया गया है। इसे अंत में तत्वों की संयोजकता का विनिमय करते हैं, फिर हमें रासायनिक सूत्र की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण में है कि मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl होता है। तो मैग्नीशियम का कितना होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा और क्लोरीन का 1 होगा। यानी कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो Mg1 हो गया और Cl2 हो गया, ठीक ना, समझने के लिए। फिर एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, एल्युमिनियम का 3 हो गया, ब्रोमाइड का 1 हो जाएगा। तो इसको फिर ऐसे कंपेयर कीजिए, एल्युमिनियम का 1 यानी कि Al और ब्रोमाइड का 3 यानी Br3, समझने के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट Mg, मैग्नीशियम सल्फेट SO4, सल्फेट SO4 जब अगर हो गया इसमें देखिए, तो फिर कंपेयर किए तो Mg2 और SO4 तो 2 जो है ना, देखिए यहाँ सीधा लिखिए Mg2, यानी दोनों पर अगर 2 रहे तो 2 कहीं बराबर हो जाने के बाद काउंटिंग नहीं होता है, तो MgSO4 डायरेक्ट हो गया। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का हो गया 2 और कार्बोनेट का 3 हो गया, कार्बोनेट का भी 2 हो गया। तो फिर कंपेयर कीजिए, दोनों बराबर हो गया तो वही हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से सोडियम सल्फाइड है, तो सोडियम का Na और सल्फाइड का SO3, फिर कंपेयर करें तो Na2 और SO3 हो जाएगा, ठीक। अब आइए परमाणु द्रव्यमान में आते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु इतने छोटे कण हैं जिनकी इनका निक्षेप द्रव्यमान जो है निकालना संभव नहीं है। किसी परमाणु द्रव्यमान किसी मानव तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना करके निकाला जाता है। परमाणु द्रव्यमान मापन हेतु 1961 में, देखिए 1961 में IUPAC संस्था के ने कार्बन के समस्थानिक C12 को मानक तत्व के रूप में स्वीकार किया और C12 के परमाणु द्रव्यमान जो है 12 के भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में माना गया। फिर C12 के परमाणु के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को निम्न रूप में व्यक्त किया गया। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या बताता है कि उस तत्व के परमाणु में C12 के परमाणु के द्रव्यमान बढ़ा हुआ भाग कितना भारी है। अगर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान अगर 23 है तो इसका अर्थ होता है कि तत्व एक परमाणु जो है C12 के परमाणु से, मतलब वही 23 है ना, C12 यानी 23/2 गुना भारी है। फिर देखिए कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान अगर 12 परमाणु द्रव्यमान है तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यक्त करना सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो C12 के परमाणु द्रव्यमान अगर 12 AMU, 1 AMU बराबर होता है C कार्बन माइनस 12 परमाणु द्रव्यमान बटे 12, ठीक ना। अब देखिए इसका वैल्यू होता है तो C12 का 1.9926 × 10⁻23 बटे 12 ग्राम, ठीक ना। अब एक AMU बराबर निकल जाएगा 1.6605 × 10⁻24 ग्राम, यानी कि 1.6605 × 10⁻24 ग्राम निकल गया आपका ये। फिर जो है किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में 1.6605 × 10⁻24 से गुना करके उस तत्व के परमाणु के वास्तविक या निक्षेप जो है निक्षेप द्रव्यमान निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान अगर 16 AMU है तो अतः ऑक्सीजन के परमाणु का निक्षेप द्रव्यमान कितना होगा, तो 16 गुना इतने करेंगे, 16 गुना 1.6605 × 10⁻24, यानी कि 1.6605 × 10⁻24 जो है 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU बराबर होता है, इसको याद रखना है। फिर देखिए अब आइए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो है 1 AMU हो गया, कार्बन 12 AMU हो गया और एल्युमिनियम 27 AMU हो गया, आयरन 56 AMU हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 AMU हो जाएगा, कॉपर जो है 63.5 AMU हो जाएगा, मैग्नीशियम 24 AMU हो जाएगा, सिल्वर 107.87 AMU हो जाएगा, सल्फर 32 AMU हो जाएगा, फास्फोरस 31 AMU हो जाएगा, पोटेशियम 39 AMU हो जाएगा, नाइट्रोजन 16 AMU हो जाएगा, कैल्शियम 40 AMU, क्लोरीन 35.5,
और सोडियम जो है 23, गोल्ड का अगर बात किया तो 196.97। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना होगा। फिर देखिए, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उस ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उस ग्राम को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम भी कहा जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 mu होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 द्रव्यमान अगर 10 ग्राम है तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 23 mu। सोडियम का परमाणु 23 ग्राम। ठीक ना, सीधा सीधी बात हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक ना, 16 ग्राम, 16 mu है तो 16 ग्राम। ठीक, मतलब वही हो जाता है सेम। अगर किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान पता है तो उसका ग्राम परमाणु संख्या क्या होगा? तो ग्राम परमाणु संख्या के लिए फॉर्मूला है कि तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान और तत्वों का परमाणु में द्रव्यमान। ठीक ना, तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान और तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। देखिए, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? आणविक द्रव्यमान जो है ना, ये किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। देखिए, H2O जैसे जल हो गया, जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो H2O, तो 2H एटम गुना एटम द्रव्यमान जो हो गया प्लस 1 जो कहाँ से आया? तो 1 क्या है? बात समझे, 1 को 1 गुना 0 एटम का द्रव्यमान, 0 एटम का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक ना, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 का 1 इधर 16 है तो 16 गुना 1 16, यानी 16 और 2 18 हो जाएगा। टोटल 18 mu हो गया। फिर CO2 का द्रव्यमान, यानी CO2 का द्रव्यमान, तो CO2 1 गुना 12 mu, CO2 को 12 होता है। और तो इसको अगर व्यक्त किया जाए तो 16 mu, तो 16 और 12 यानी कि 12 और 16 गुना 32, 12 44 mu हो जाएगा। ठीक ना, जब आणविक द्रव्यमान का ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु कहते हैं। अब देखिए, H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान जो होगा H2O 16 होता है तो 16 18 ग्राम हो जाएगा H2O का, जल का, और CO2 का 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना। अब मोलर अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। मोल कॉन्सेप्ट, देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल एक लैटिन शब्द है। ठीक ना, मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर या आभार। मोल परमाणुओं अथवा अणु के द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या के बीच एक कड़ी है। मोल किसी पदार्थ के वह मात्रा जिसमें कुल कणों परमाणु अणु आयन की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन C12 में के ठीक 12 ग्राम के अणुओं की संख्या होती है। कार्बन C12 के द्रव्यमान परमाणु एक AMU में तो जानते करते हैं कितना होता है, 0 नहीं, अच्छा, परमाणु संख्या 6.023 होता है। और पदार्थ के 6.02232 कणों के परमाणु आयन अणु का समूह जो है पदार्थ का एक मोल कहलाता है। और जो है 6.022 की संख्या एक मोल को प्रदर्शित करता है, यानी एवोगाड्रो संख्या, सीधा बोलिए ना कि एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है ना 6.022 1023 होता है। ठीक ना। परमाणु का एक मोल इतना होता है। ठीक, अणुओं का भी एक मोल 6.02 सेम होगा, आयन का भी एक मोल वही होगा, और किसी भी पदार्थ का एक मोल वही होगा। अब देखिए, किसी तत्व की एक मोल द्रव्यमान जो है, एक मोल द्रव्यमान उसके परमाणु या ग्राम को बराबर दर्शाता है। उदाहरण के जैसे एक मोल बराबर न्यूटन द्रव्यमान जो हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना। नाइट्रोजन के इतना जो ग्राम होगा तो नाइट्रोजन के ग्राम में 14 ग्राम हो जाएगा। एक मोल के पोटासियम का अगर बात करें, पोटासियम का 39 होगा। ठीक ना,
39। अब देखिए उसी प्रकार से किसी पदार्थ का अणु की एक मोल का द्रव्यमान उसी ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण H2O का 1 मोलर द्रव्यमान अगर होगा तो 1 मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, ठीक ना, 18 ग्राम। और H2O के साथ जो अगर बोला जाए 6.023 × 1023 अणुओं की संख्या तो भी 18 ग्राम होगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल में 100 ग्राम, और उसमें 1 मोल के द्रव्यमान तत्व मिल जाएगा तो 100 ग्राम वही होगा। तत्वों के मोलों की संख्या अगर ज्ञात की है, तत्व के मोलों की संख्या, तो तत्व का ग्राम द्रव्यमान बटे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। यौगिक के मोलों की संख्या ज्ञात किया जाए तो यौगिक के ग्राम द्रव्यमान बटे यौगिक के आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। जैसे सोडियम का कितना हो जाएगा 23 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम। ताप मानक ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पारा जो है 76 सेंटीमीटर दाब पर, उसी गैस में 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ठीक ना। 1 मोल का 22.4 लीटर होता है। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो ये तो मैथमेटिकल आ जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित रहता है। यदि यौगिक का आणविक सूत्र जो है ज्ञात हो तो उसके किसी भी अवयवी तत्व उस यौगिक के प्रतिशत द्रव्यमान से निकाले जा सकते हैं, ठीक ना। जैसे CO2 में C और तथा O का प्रतिशत कितना होगा, तो C का होगा 12 और O का होगा 16, यानी CO2 का अगर आंतरिक द्रव्यमान बोला जाए तो 44 होगा, ठीक ना। और 44 AOU में CO2 में C जो है 12 MU होगा, और 44 में CO2 का अगर बोला जाए तो C 12 होगा, यानी वही मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। इधर से गुना प्रतिशत के बाद बोला जाता है 100, और काट के कितना आ गया 27.27। इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर आपका समाप्त।